दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत से लोग गाड़ियों की खरीद बेच का काम करते हैं। फुल टाइम उनका यही काम होता है कि किसी से गाड़ी खरीदी और किसी को बेच दी और बीच में से मुनाफा कमा लिया। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हैं, अगर आप गाड़ी मालिक हैं और आप पेशे से खरीद बेच का काम नहीं करते हैं, तो भी आपको ये काम सीखना पड़ता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप 2 गाड़ी 4 गाड़ी के मालिक हैं, कभी ना कभी कोई गाड़ी पुरानी होती है, आपको वो गाड़ी बेचनी पड़ती है या फिर किसी से गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदनी पड़ती है। तो ये जो एक कला है, ये जो गाड़ी खरीदने बेचने का काम है, ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा काम भी है। आसान लगता है, इतना आसान है नहीं। लोग एक छोटी सी गलती के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है उनको। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक कला है, ये एक आर्ट है, आपको सीखना चाहिए। अगर आपको ये व्यापार करना है, चाहे आप टैक्सी उद्योग में है, ट्रक उद्योग में है, बस उद्योग में है, किस तरीके से डील करनी है, किस तरीके से गाड़ी बेचनी है, किस तरीके से गाड़ी खरीदनी है, ये आपको आना चाहिए। इसको लेकर कई वीडियोस हमने पहले भी बनाए हैं। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और बनाएं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए गाड़ी खरीदने बेचने के टाइम। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी नई स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसके अंदर जो गाड़ी का खरीदार है उसको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है ये जो डीलिंग हुई उसके चलते। हालांकि इस केस के अंदर ज़्यादा उसका कसूर भी नज़र नहीं आता है, लेकिन बावजूद इसके लाखों रुपए का उसका नुकसान हुआ है। आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ये स्टोरी देखना बेहद ज़रूरी है कि क्योंकि आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना या ऐसा हादसा या ऐसी ठगी, क्या कहें, ऐसी बेईमानी आपके साथ भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, राजबीर हैं, हरियाणा के मानेसर के रहने वाले हैं। अशोक लेलैंड 3118 गाड़ी है जिसकी हम बात करने वाले हैं। हरियाणा का नंबर है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2016 मॉडल है। इन्होंने ये गाड़ी धर्मवीर नाम के एक व्यक्ति से खरीदी। 15,25,000 में सौदा हुआ। 3 जनवरी 2020 की घटना है, लगभग पूरा 1 साल हो गया है इस घटना को जब ये इनका सौदा हुआ। आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि गाड़ी धर्मवीर के नाम पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। धर्मवीर ने भी आगे गाड़ी ये किसी से खरीदी है और अपने नाम अभी रजिस्टर नहीं करवाई थी और उससे पहले ही सेल लेटर के आधार पर राजबीर को बेच दी। 15,25,000 में, जैसे मैंने कहा, उसमें से 4,61,756 रुपये लोन खड़ा था, लोन पेंडिंग था इस गाड़ी के ऊपर, जो एज पर एग्रीमेंट राजबीर जिसने गाड़ी खरीदी है उसको ये भरना था और फिर एनओसी लेनी थी। उसके बाद 10,63,244 रुपये धर्मवीर को पे करने थे। पहले पुराना लोन अदा करना था, फिर नई आरसी के ऊपर नया लोन लेना था, उसके बाद धर्मवीर के पैसे जो थे 10,63,000 रुपये देना था। ये इनकी डील हुई। अब जब सौदा हुआ उस समय इंडसइंड बैंक से गाड़ी फाइनेंस थी, यानी उसका 4,61,000 रुपये देना था। अब जो पेमेंट की गई इंडसइंड बैंक को वो 19 जून को कर दी गई राजबीर के द्वारा और बकायदा एनओसी भी जो गाड़ी मालिक था धर्मवीर था उसके पास पहुंच गई और वो एनओसी उसके बाद राजबीर को दे दी गई धर्मवीर के द्वारा। और 29-30 नंबर जो फॉर्म होता है सेल परचेज का उसके ऊपर भी साइन करके धर्मवीर ने दे दिए राजबीर को। तो राजबीर को लगा कि सब ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि गाड़ी को अपने नाम पर रजिस्टर करना था। लेकिन जब सितंबर के महीने में, क्योंकि आप ये भी याद रखें कि ये सारा जो टाइम है बीच में ये लॉकडाउन का पीरियड है, तो इसलिए यहाँ पर भी टाइम लगा उसको। सितंबर में जाके जब आरटीओ ऑफिस खुले तो आरटीओ ऑफिस में उसने एप्लीकेशन लगवाई गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने की। लेकिन आरटीओ ने ये कहकर मना कर दिया कि धर्मवीर की तरफ से या जो भी गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर था उसकी तरफ से एक लेटर आया हुआ है कि ये गाड़ी को राजबीर के नाम ट्रांसफ़र ना किया जाए, हमारा डिस्प्यूट है। इसलिए आरटीओ ने उसको गाड़ी को ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ी शॉकिंग बात थी राजबीर के लिए। अभी इन दोनों के बीच में तनातनी चल ही रही थी कि 14 सितंबर को ही, कुछ दिन बाद ही, धर्मवीर गाड़ी लेकर जा रहा था, फरीदाबाद से वापस आ रहा था। तो रास्ते में 4-5 लोगों ने, राजबीर का कहना है, कि इसकी गाड़ी को रोका, इसके साथ मारपिटाई की, ज़बरदस्ती इसको एक कार में बिठाया गया, फ़ोन इसका छीन लिया गया और जो ट्रक था इसका वो भी लेकर वो लोग फरार हो गए। और ये कोई और नहीं बल्कि धर्मवीर ही था जो 4-5 लोगों के साथ में आया था जिसने ये गाड़ी पहले बेची थी। ये जब पूरी घटना हो रही थी तो जो राहगीर लोग थे उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस बुलाई। सोहना सदर पुलिस स्टेशन है हरियाणा के अंदर, वहाँ की पुलिस आई और गाड़ी को
पुलिस स्टेशन ले गई। इसके बाद उसको साथ ले गए थे राजवीर को गाड़ी में बिठा के, और आगे जाके तौरू बाईपास आता है, वहाँ पर उसको उतार दिया गया। जब वो उतरा तो उसने मानेसर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई। उसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन का संपर्क हुआ, पता चला कि गाड़ी सोहना पुलिस स्टेशन वाले ले गए, तो ये सोहना पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब सोहना पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पर इकट्ठे हो गए, धर्मवीर और राजवीर इकट्ठे हो गए। दोनों ने अपनी अपनी बात सुनाई, और हैरानी की बात ये थी कि वो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, सोहना पुलिस स्टेशन वाले, उन्होंने गाड़ी धर्मवीर के हवाले कर दी। धर्मवीर और जिसके नाम पर असल में गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो दोनों एक ही पार्टी हैं, असल में वो इकट्ठा हैं, एक साइड में है। तो उन लोगों को ये गाड़ी दे दी। पुलिस ने कहा कि हमें नहीं पता, आप कोर्ट जाओ, वहाँ पर जाके देखो, हम तो जिसके नाम पर आरसी है उसको दे दी। ये बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि सेल लेटर था राजवीर के ऊपर, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके लिहाज से गाड़ी बिकी हुई है। उस हिसाब से राजवीर को ये गाड़ी दी जा सकती थी पुलिस के द्वारा, लेकिन नहीं। इसके बाद मुसीबतें राजवीर की और बढ़ गई, क्योंकि अब बड़ा मुद्दा ये था कि 4,61,000 रुपये या शायद इससे भी ज़्यादा पैसे वो बैंक में जमा कर चुका है, क्योंकि ब्याज भी लगा होगा, तो वो पैसे जमा कर चुका है। गाड़ी का उसने काम वगैरह भी कराया, उसके ऊपर भी पैसा लगाया, और उसके बावजूद भी गाड़ी उसके पास नहीं रही। गाड़ी फिर वहीं चली गई जहां से उसने खरीदी थी। तो ये सीधा सीधा लगभग 5 लाख रुपए का लॉस इसके अंदर राजवीर का हो रहा था। और उसके बाद ये भी राजवीर का कहना है कि जब वो गाड़ी वापस लेके गया, उसके बाद उसको पता चला है कि गाड़ी के टायर वगैरह भी उसने बदल दिए हैं, तो और उसके बाद गाड़ी का इस्तेमाल भी करने लगा है जो धर्मवीर है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात हुई धर्मवीर के साथ, जो गाड़ी छीन के ले गया, उससे बात हुई हमारी टीम की बकायदा, और हमने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा कि राजवीर से जिस डेट की बात हुई थी कि जिस डेट को मुझे पैसे देगा 10 लाख रुपया, वो उसने नहीं दिया, इसलिए मैं गाड़ी वहाँ से छीन के लाया हूँ। ये उसने खुद माना, ट्रांसपोर्ट टीवी के पास में माना। उसने कहा कि 21 मार्च को ये पैसे उसने देने थे, और अप्रैल 2020 तक उसको गाड़ी ट्रांसफ़र करनी थी। दोनों डेट वो मिस कर गया, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी छीन ली, और मैं ना तो उसको पैसे वापस करूंगा जो भी 4.5-5 लाख रुपए उसने जमा कराए, और ना ही गाड़ी वापस करूंगा जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आ जाते। अब इसके बाद हुआ ये कि कोर्ट पहुंचा राजवीर, और राजवीर को कोर्ट से सबसे पहली राहत तो ये मिली कि उन्होंने स्टे लगा दी कि जो धर्मवीर है, जो भी इसका रजिस्टर्ड ओनर है, वो इस गाड़ी को आगे बेच नहीं सकता है जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता। लेकिन अदालत ने अभी ये फैसला कुछ नहीं किया कि वो गाड़ी वापस राजवीर को दी जाए या नहीं दी जाए, या क्या होगा उस 4-5 लाख रुपए का, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया। अभी ये केस भी कंटिन्यू चल रहा है कोर्ट के अंदर। और इतनी डेट में अब राजवीर को घबराहट ये है कि मैंने पैसे भी लगा दिए, गाड़ी मुझे मिली नहीं है, और ऊपर से जो धर्मवीर है वो मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस केस में आगे क्या होगा वो भी आपसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इनका सेल लेटर है ये भी देखने वाला है इसके अंदर, क्योंकि धर्मवीर से जो हमारी बात हुई हमारी टीम की, उसका कहना था कि इसने वादा खिलाफी की है। जो डेट मैंने बोली थी 21 मार्च, वहाँ तक इसने पेमेंट नहीं करी मेरी, और अप्रैल में इसको जो था ट्रांसफ़र करानी थी वो नहीं करी, इसलिए मैंने गाड़ी। चलो अब देख लेते हैं कि इस सेल लेटर के अंदर क्या लिखा है। तो ये जो सेल लेटर है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऊपर तो वही डिटेल है जो मैंने आपको पहले बताई कि कितने में सौदा हुआ है, कितने पैसे देने हैं। उसके आगे ये लिखा है, जो पढ़ने वाली यहाँ पर बात है, वाहन का इंडसइंड बैंक लिमिटेड से लोन चल रहा है, जो कि 4,61,756 है कि किश्त खरीदार स्वयं भरेगा, और मुबलिग 10,63,244 रुपये, जो कि अप्रैल 2020 में गाड़ी पर अपने नाम से फाइनेंस कराकर अदा करने का पाबंद रहेगा। यानी कि ट्रांसफ़र करने के बाद, गाड़ी को ट्रांसफ़र कराने के बाद 10,63,000 रुपये अप्रैल 2020 में राजवीर उसको देगा। ऐसा इन्होंने सेल लेटर के अंदर लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो 21 मार्च की वो डेट की बात कर रहे हैं उसका कोई मेंशन नहीं है। पहली बात कि 21 मार्च को इसको कैश मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अप्रैल 2020 में तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था। उस समय कोई भी आरटीओ ऑफिस देश का खुला नहीं था, बैंक्स भी बंद थी, दुकानें बंद थी, लोग घरों के अंदर बंद थे। तो अगर हम सीधा सीधा इसका ही वो लगाएं तो ये तो बहुत एक जेन्युइन केस बनता है। पूरा देश बंद था, आरटीओ दफ्तरों के अंदर ये भी सरकार के ऑर्डर थे, यहाँ तक आदेश कर दिए गए कि अगर आपका कोई लाइसेंस आरसी एक्सपायर हो गया है तो उसकी भी एक्सटेंशन दे दी गई, और अब तक वो एक्सटेंशन जारी है। तो ये एक जेन्युइन केस था राजवीर के हिसाब से कि मैं कोई मेरे मन में बेईमानी नहीं थी कि मैंने पेमेंट नहीं करी, से ये सब कुछ
कुछ लॉकडाउन के चलते हुआ। मेरी तो गाड़ी भी नहीं चली, मैंने कोई कमाई भी नहीं करी, बावजूद इसके मैंने जून तक जो भी लोन था वो भर के और ये जो एनओसी वगैरह ले ली, और अब भी मैं 10 लाख रुपए देने से मुकर नहीं रहा। मैं तो पेमेंट देने को तैयार हूं, बशर्ते ये गाड़ी पहले ट्रांसफर मेरे नाम पर होने दे, और वो अब नहीं होने दे रहा है। अब धर्मवीर की बात यह है कि देखा जाए तो उसका गाड़ी उसके पास आ गई है और लोन उसका उतर चुका है, तो अब उसको ये सौदा करने में फ़ायदा ही नहीं है। शायद इसीलिए अब वो इस बात पे अड़ा है कि मैं अपनी गाड़ी जो है वो वापस नहीं करूंगा। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर हम देखा जाए तो धर्मवीर सीधा गैरकानूनी काम कर रहा है बावजूद इस सेल लेटर के, क्योंकि बाकी तो अदालत बताएगी, अदालत ही माननीय है और वही ज़्यादा सही फैसला कर सकती है। हम कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन ये एक जेन्युइन केस बनता है कि अप्रैल में जब लॉकडाउन था तो ये ट्रांजैक्शन लेट हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो उसको गाड़ी ना दे। और दूसरी बात ये कि गाड़ी छीनने का हक बिल्कुल नहीं है, चाहे धर्मवीर ही सही हो, लेकिन गाड़ी छीनने का काम इस तरीके से मारपीट के जरिए, ये अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। और हैरानी की बात है कि पुलिस ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि धर्मवीर को मान लीजिए अप्रैल वाली डेट निकल गई, अप्रैल के अंदर उसने उसकी पेमेंट भी नहीं करी, गाड़ी की एनओसी भी नहीं ली थी, तब तक उसने जो है बैंक का कर्जा वापस नहीं किया था, तो उसी समय उसको अपनी गाड़ी वापस ले लेनी चाहिए थी। जो काम उसने अब किया है कि गाड़ी छीन ली, ये काम तभी कर देता अगर उसको ये था कि डेट निकल गई, तो डेट तो अप्रैल में निकल गई थी, तो उसने इतना देर इंतजार क्यों किया? उसने ये इंतजार क्यों किया कि वो लोन भर दे? उसने गाड़ी छीनी लोन भर जाने के बाद, पहले नहीं छीनी। तो यहां से भी पता चलता है कि धर्मवीर के मन में ही खोट है। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो सेल लेटर है या एफिडेविट, इसके अंदर गाड़ी वापस लेने की बात कहीं पर नहीं हुई है। यहाँ पर ये लिखा है कि उक्त रकम अदा ना करने की सूरत में विक्रेता खरीदार पर कानूनी कार्रवाई करके अपनी रकम वसूल करने का पाबंद रहेगा। कि अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो कानूनी कार्रवाई करेगा धर्मवीर। कानूनी कार्रवाई तो उसने करी नहीं, गैर कानूनी कार्रवाई कर दी, गाड़ी छीन ली उससे। तो यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है कि अगर पेमेंट टाइम से ना मिली मैं गाड़ी वापस ले लूंगा। यहाँ पर ये लिखा है कानूनी कार्रवाई करेगा, तो कानूनी कार्रवाई तो कर ही नहीं रहा, कानूनी कार्रवाई तो अब राजवीर कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि राजवीर तो हो गया है हालात का शिकार, और ये जो लॉकडाउन उसका शिकार, और उस वजह से अपना वादा नहीं पूरा कर पाया। और जो गाड़ी बेचने वाला है, अगर वो इंसानियत के नाते चलता, उसको भी पता है कि राजवीर के मन में बेईमानी नहीं थी, उसने इंतज़ार किया कि वो लोन भर दे, जैसे ही लोन भरा तो गाड़ी उसने छीन ली। ये एक कानूनन रूप से भी और मॉरली, जाति तौर पर, नैतिक तौर पर भी एक गलत काम हमें लग रहा है कि गाड़ी मालिक ने किया है। अभी भी कुछ नहीं किया है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको ट्रांसपोर्ट के काम में रहना है तो आपकी एक इज्जत ही आपके हाथ में होती है, आपकी ज़ुबान की कीमत होती है। अच्छी बात है कि अभी भी धर्मवीर जो है वो गाड़ी उसकी वापस कर दे, और वो भी वादे के अनुसार जो उसकी पेमेंट बनती है वो दे दे, और मसला यहीं पर सुलझा ले। अदरवाइज़ राजवीर के पास अभी भी ऑप्शंस खुली हैं, उसको बिना किसी देरी के अदालत के अंदर ये एप्लीकेशन अलग से लगानी चाहिए और अपनी गाड़ी का पोजेशन मांगना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि राजवीर को जरूर इंसाफ मिलेगा इस केस के अंदर। लेकिन आपको हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप गाड़ी खरीदते बेचते हैं, बहुत ही सोच समझ कर फैसले करें, बहुत सोच समझ कर एग्रीमेंट करें, ताकि ऐसी दिक्कतों में ना फंसें। आने वाले दिनों में और वीडियोस हम बना के आपको ऐसी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं बेचते हैं उस समय आपके साथ कोई ठगी ना हो, किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।